हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में हम सभी लोग IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को देखेंगे। जो ऑफिशियली IOCL के आंसर की को रिलीज की गई थी उसी आंसर की को देखेंगे। हालांकि ईच क्वेश्चन वाइज तो आंसर की में आंसर भी दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि ईच क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हैं ये, और क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है। सब कुछ हम लोग बेहतर ढंग से समझने वाले हैं एनालिसिस करके, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से। कोई भी बच्चा अगर हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, डजंट मैटर, आप एसके ट्यूटोरियल की सौरभ सर की क्लासेस देख लो, आराम से समझ में आएगी ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द IOCL जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए, जो भी यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। 2024 में जब वैकेंसीज आई थी तो खुशी की बात यह है कि हमारे एसके ट्यूटोरियल के पेड बैच से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुई है, जो कि अभी IOCL में जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी सैलरी मिल रही है डिप्लोमा और BSc लेवल पे। तो ये एग्जामिनेशन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 29 सितंबर 2024 को हुई थी और वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसे आप आंसर की बोल सकते हैं, इसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोल सकते हैं, जो भी है ऑथेंटिक है। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इस एपिसोड को डिटेल में सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग IOCL जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट जो है ग्रेड 4 प्रोडक्शन पोस्ट के लिए, या फिर आप और भी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर और भी किसी पोस्ट के लिए प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में आपको जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फ़ोन में, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। क्लियर है? तो आप सभी लोग जो है बैच में, बीच में साउंड कट गई थी आई थिंक, तो आप सभी लोग जो है बेसिकली अगर बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो है इस बैच में जुड़ करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं बेहतर ढंग से। आगे और भी हम लोग बातें करेंगे बैच से संबंधित बीच बीच में जब जरूरत समझेंगे तो चलिए ज़्यादा टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। एग्जामिनेशंस के पैटर्न जिस तरह से इस बार है, इस साल है, उसी तरह से पिछले साल भी थे, कुछ भी चेंजेस नहीं हुई है। और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शंस के लिए BSc वाले और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट दोनों एलिजिबल होते हैं। तो दोनों ही कैंडिडेट के लिए यूनिवर्सल पेपर आती है। यूनिवर्सल पेपर का मतलब क्या है कि एक ही पेपर होता है दोनों ही कैंडिडेट के लिए। ऐसा नहीं है कि BSc वालों के लिए सेपरेट क्वेश्चन बनाई जाती है और केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए सेपरेट क्वेश्चन बनाई जाती है। तो एक ही क्वेश्चन होता है, इसीलिए BSc वाले कैंडिडेट और जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट हैं दोनों ही इस सेशंस में पूरा लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे क्वेश्चंस के क्या लेवल रहते हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग जो है आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को समझेंगे, कुछ कहीं पर एडिशनल इंफॉर्मेशन की जानकारी देनी होगी आप सभी को, तो मैं यहाँ पर ऐड करते चलूंगा, आप सभी को बताते चलूंगा, ठीक है। चलें तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है कि व्हाट इज one advantage of the hydrofluoric acid HF alkylation process compared to the sulfuric acid H2SO4 alkylation process। मतलब इसमें कहता है कि इनमें से कौन जो है एक एडवांटेज है, ठीक है, सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एल्किलेशन प्रोसेस का, सल्फ्यूरिक एसिड एल्किलेशन प्रोसेस के कंपैरिजन में एक एडवांटेज क्या है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो होगा सिंपलर रिएक्टर डिजाइन होता है ड्यू टू द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ आइसोब्यूटेन इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड।
सिंपलर इसका रिएक्टर डिजाइन होता है इसी वजह से, ठीक है, हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से। इसमें थोड़ा सा मैं आप सभी को अच्छे से समझा देता हूं। देखिए जो रिफाइनरी में एल्किलेशन प्रोसेस का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है ना रिफाइनरीज में, हाई ऑक्टेन गैसोलाइन को हाई ऑक्टेन गैसोलाइन कंपोनेंट को बनाना होता है, और इसके लिए हम जो है ना लाइट ओलेफिन्स को बेसिकली आइसोब्यूटेन के साथ रिएक्ट कराते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में इंडस्ट्री में दो एसिड बेसिकली पॉपुलर है, एक है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और एक है आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर जो हाइड्रोफ्लोरिक प्रोसेस का ये जो बिगेस्ट एडवांटेज होता है ना, ये क्या होता है पता है कि HF एसिड में बेसिकली आइसोब्यूटेन की सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि रिएक्शन जो होते हैं ना वो यूनिफॉर्म हो जाती है, मिक्सिंग आसान हो जाता है, ठीक है, और जो रिएक्टर होता है रिएक्टर डिजाइन भी जो होता है वो सिंपल हो जाता है। इसीलिए एग्जाम में एक ही बात को आप सभी लोग याद रखिएगा कि HF जो है इज इक्वल टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ आइसोब्यूटेन इज इक्वल टू सिंपल रिएक्टर डिजाइन। तो इसीलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए इसी के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या है इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन इंडस्ट्रियल सेटिंग द प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव यानी कि पीआईडी कंट्रोलर इज ऑफन रेफर्ड टू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अब ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर सिस्टम, प्रोपोर्शनल प्लस रीसेट प्लस रेट कंट्रोलर। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन पहले बताइए कि समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप सभी को। क्वेश्चंस क्या कह रहा है यहां पर? क्वेश्चंस कह रहा है इंडस्ट्रियल सेटिंग में पीआईडी कंट्रोलर को किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां पर प्रोपोर्शनल प्लस रीसेट प्लस रेट कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। देखिए पीआईडी कंट्रोलर का फुल फॉर्म सबको पता होता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, लेकिन इंडस्ट्री में इन्हें अलग टर्मिनोलॉजी से भी बोला जाता है। प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनल इंटीग्रल, रीसेट डेरिवेटिव और को रेट बोला जाता है। इसीलिए पीआईडी कंट्रोलर को इंडस्ट्री हो गया या फिर इंडस्ट्री लैंग्वेज में कहते हैं हम सभी लोग, इंडस्ट्री के लैंग्वेज में प्रोपोर्शनल प्लस रीसेट प्लस रेट कंट्रोलर। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है ना यही लैंग्वेज ट्रैप करता है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए बैच में जुड़ करके आपको पढ़ने का यही फायदा रहता है कि आपको एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, दिन रात हम लोग यही काम करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं और किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी चीज़ों का ही एनालिसिस करते हैं। तो आप सभी को हम लोग पढ़ाते हैं वही जो हो आपके एग्जाम के लिए सही है, आपके सिलेक्शन के लिए जो सही हो वो चीज़ों को हम लोग आप सभी को बताते हैं। इसीलिए बैच में जुड़ करके पढ़ना और सेल्फ स्टडी करके पढ़ना, दोनों में धरती आसमान का फर्क हो जाती है। आप अगर बैच में जुड़ करके पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलती है, टाइम सेव मतलब कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाते हैं। और सेल्फ स्टडी में क्या होता है, आपको सब कुछ खुद ही करना होता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करो, सिलेबस देखो, फिर पढ़ो, फिर नोट्स बनाओ, सब कुछ आपको खुद ही करना होता है। बैच में जुड़ने के बाद आपको रेडीमेड सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ आपको पढ़ना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बात सही है ना? तो इसी के साथ जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ जाती है और आप सभी लोग फील कर पा रहे होंगे आफ्टर द एक्सप्लेनेशंस क्वेश्चंस के लेवल बहुत टफ नहीं रहते हैं, मतलब कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि फॉर ए सिनेरियो with an initiating event frequency of 1 per year and a PFD of 10 to the power -2 for the protective layer, what is the mitigated consequences frequency? Mitigated consequences frequency यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को पहले समझिए अच्छे से। इनिशिएटिंग इवेंट जो है, इनिशिएटिंग इवेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 पर ईयर गिवन है ना, और प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि पीएफडी जो है, प्रोटेक्टिव लेयर का यहां पर मैं थोड़ा सा आप सभी को लिख करके थोड़ा समझा देता हूं। यहां पर देखिए इनिशिएटिंग इवेंट फ्रीक्वेंसी जो है ये दिया हुआ है 1 पर ईयर। ठीक है, तो इसे मैं शॉर्टकट में भी आई इनिशिएटिंग इवेंट फ्रीक्वेंसी को
फिलहाल समझने के लिए आप सभी के लिए 1 पर ईयर गिवन है, पर ईयर गिवन है, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट पीएफडी है, ठीक है, पीएफडी वो कितना है 10⁻⁻² गिवन है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। प्रोटेक्टिव लेयर जो है और मिटिगेटिव कंसिक्वेंसेस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम सभी लोग यहां पर निकालेंगे, ठीक है। इसका ऐसे राइट आंसर तो आप सभी को दिख गया होगा कि 0.01 होगा पर ईयर, लेकिन ये कैसे निकालते हैं इसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस यानी कि लोपा से है, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है ना इसको निकालने का बहुत ही सिंपल होती है। मिटिगेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, आप सभी लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, मिटिगेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होती है आप सभी के लिए यहां पर बेसिकली फ्रीक्वेंसी, मिटिगेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है मतलब आपका इनिशिएटिंग इवेंट फ्रीक्वेंसी इंटू पीएफडी। इंटू में होता है पीएफडी, ठीक है। क्लियर है यहां तक। इवेंट फ्रीक्वेंसी यहां पर लिख लीजिएगा। अब यहां पर हम लोग जो है इनिशिएटिंग इवेंट भी हम लोगों को गिवन है और पीएफडी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर इनिशिएटिंग इवेंट जो है वो कितना दिया हुआ है 1 पर ईयर दिया हुआ है। पीएफडी आपको गिवन है 10⁻⁻² और इसे हम लोग अगर डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं। और फॉर्मूला होता है इनिशिएटिंग इवेंट फ्रीक्वेंसी इंटू में होता है पीएफडी, इसको और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.01 इंटू 1 करेंगे तो यही रह जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पर ईयर में। तो कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं है, डायरेक्ट आपका कैलकुलेशंस भी आ गया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आई या फिर नहीं आई आप सभी लोग बताइएगा, है कि नहीं है आसान। क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा कैंडिडेट अगर एवरेज हो ना, थोड़ा सा समझने वाला स्टूडेंट हो ना, तो इजी वे में समझ सकता है सभी चीजों को, है ना। सही बोल रहा हूं ना मैं। चलिए तो इसी के साथ मेरे मन में एक मोटिवेशनल आप सभी के लिए कुछ लाइन आ रहे हैं, उसको प्रकट करता हूं आप सभी के सामने कि कैलकुलेशन वही जीतता है जो प्रेशर में भी, कैलकुलेशन वही जीतता है जो प्रेशर में भी बेसिकली फॉर्मूला नहीं भूलता है, और पीएसयू वही क्रैक करता है जो बेसिक्स को कभी हल्के में नहीं लेता है ना। चलिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये सभी क्वेश्चंस को आप ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। तो इसको अगर लिखना चाहें तो आप सभी लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे आप सभी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन इन्वायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एल्किलेशन प्रोसेस में। अब यहाँ पर मेन जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो क्या है, क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन का है कि एचएफ एल्किलेशन प्रोसेस से जुड़ी मेन इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है, यही है ना। तो देखिए ऑप्शंस तो आप देख रहे हैं, करेक्ट है, टॉक्सिक इमिशंस ऑफ एचएफ वेपर्स के रूप में जो निकलता है। देखिए जो एचएफ एसिड होता है ना वो बहुत ही इफेक्टिव कैटेलाइस्ट होता है, लेकिन उतना ही डेंजरस भी है। एचएफ जो होता है वो वेपर बेहद टॉक्सिक होता है और कोरोसिव होते हैं। लीकेज की सिचुएशंस में ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट दोनों के लिए ये बेसिकली सीरियस रिस्क हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो एचएफ एल्किलेशंस यूनिट में सेफ्टी सिस्टम बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बेसिक थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अगला भी, कि विच सिग्निफिकेंट ग्लोबल इवेंट इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर सिंथेटिक मटेरियल एंड कैटलाइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल। अब यहां पर देखिए क्या है, विच सिग्निफिकेंट ग्लोबल इवेंट, कौन सा जो है ग्लोबल इवेंट इंक्रीज द डिमांड फॉर सिंथेटिक मटेरियल एंड कैटलाइज द डेवलपमेंट ऑफ द पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये नॉर्मल क्वेश्चंस है तो केमिकल से रिलेटेड नहीं, लेकिन जनरल अवेयरनेस टाइप का क्वेश्चंस है कि किस ग्लोबल इवेंट ने सिंथेटिक मटेरियल की डिमांड बढ़ाई और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को बूस्ट कर दिया।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड वॉर टू। आप सभी ने हिस्ट्री इतिहास पढ़ी होगी और वर्ल्ड वॉर टू के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो है नेचुरल रिसोर्सेस की शॉर्टेज हो गई थी। रबर, प्लास्टिक, फ्यूल्स, सबकी डिमांड अचानक बेसिकली एक्सप्लोड हो गई थी और इसी टाइम पर सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक और फ्यूल्स का लार्ज स्केल डेवलपमेंट हुआ और यहीं से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ने ग्लोबल ग्रोथ पकड़ी थी। ठीक है, इसीलिए यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वॉर टू का। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स डिस्क्रिप्शन। अब इसमें से कौन सा फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्लेट जो है, जो हीट एक्सचेंजर का, जो कि डायरेक्टली मैच नहीं करता है यहां पर। तो ए प्लेट, फिन, सारा ऑप्शंस को आप सभी लोग देख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शंस जो है यहां पर वेल्डेड प्लेट हीट एक्सचेंजर है, अलाउज फॉर इजी क्लीनिंग एंड इज सुटेबल फॉर वेरी डर्टी फ्लूइड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले समझिए अच्छे से, बेहतर ढंग से। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। प्लेट टाइप जो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें कौन सा मैच जो है वो इनकरेक्ट है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आपको यहां पर दिए गए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप समझ विकसित कर लेते हैं, अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो हो सकता है इसी पैटर्न के बेसिस पे, इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर सेम क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए एमसीक्यू टाइप का, तो आप आंसर दे पाएंगे। इसीलिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन को सिर्फ रटाता नहीं हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन को सिर्फ कराता नहीं हूं, बल्कि उसे डिटेल में बेहतर ढंग से आप सभी को एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आप सभी लोग चीजों को समझ सकें। और समझ डेवलप अगर हो जाती है तो आप इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस और भी सोच पाते हैं, है ना। तो इसीलिए तो चलिए देखते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी क्यों सही होगा। देखिए, वेल्डेड प्लेट जो होता है ना, वेल्डेड प्लेट हीट एक्सचेंजर, ये इजी होता है क्लीनिंग के, इजी क्लीनिंग के लिए बेसिकली ये नहीं होते हैं। वेल्डेड प्लेट हीट एक्सचेंजर जो होता है, और वेल्डेड स्ट्रक्चर्स होने की वजह से इन्हें ओपन करके क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है। इजी क्लीनिंग फीचर्स बेसिकली होता है किसमें, गैसकेटेड प्लेट हीट एक्सचेंजर में। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसीलिए इनकरेक्ट जो मैच है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनकरेक्ट मैच पूछा था ना, इसीलिए। ठीक है, चलें इसी के साथ अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको देखिए और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। कहते हैं, व्हाट रोल डज नेफ्था प्ले इन द पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग विद इन रिफाइनरीज। नेफ्था जो है क्या रोल प्ले करता है पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग में विद इन द रिफाइनरीज। देखिए, एक चीज मैं बता देता हूं मैं कि आईओसीएल में अगर सिलेक्शंस चाहिए ना, तो सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ के या फिर सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के सिलेक्शंस नहीं होगी। आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस करनी होगी। आपको जो है कह सकते हैं थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर का थोड़ा अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा, और थोड़ा प्लांट ओरिएंटेड भी नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन प्लांट ओरिएंटेड जनरली पूछे जाते हैं, नॉट ओनली द सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड तो रहते ही हैं, लेकिन प्लांट ओरिएंटेड भी क्वेश्चन आता है, जो आपको आफ्टर द सिलेक्शन यूज में भी आएगा वो सभी चीजें, इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बेसिकली अगर इसको समझें तो क्वेश्चन कह रहा है कि रिफाइनरी में नेफ्था का पेट्रोकेमिकल रोल क्या है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, इट इज ए प्राइमरली यूज्ड फॉर कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर, इसी तरह से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, इट इज यूज्ड एज ए फीड स्टॉक इन जो है पायरोलाइसिस टू प्रोड्यूस इथिलीन एंड प्रोपिलीन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, नेफ्था जो होता है ना, ये रिफाइनरी का सबसे वैल्यूएबल पेट्रोकेमिकल बेसिकली स्ट्रीम है। इसे बेसिकली स्टीम क्रैकिंग या फिर पायरोलाइसिस में बेसिकली भेजा जाता है, जहाँ से निकलते हैं एथिलीन और प्रोपिलीन, जहाँ से निकलता है, और यही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होता है किसका, प्लास्टिक और पॉलीमर्स के। ठीक है, इसीलिए यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी के लिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन डज
अ सरफेस गेन एनर्जी थ्रू रेडिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि रेडिएशन से सरफेस कब एनर्जी गेन करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, व्हेन इट इमिट्स मोर रेडिएशन देन इट एब्जॉर्ब्स, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स एंड इमिट्स रेडिएशन एट द सेम रेट, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स मोर रेडिएशन देन इट इमिट्स, व्हेन द सरफेस इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग्स। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप देख रहे हैं। और इसका क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, चलिए थोड़ा सा समझते हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। ठीक है, देखिए रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो होता है वो बेसिकली सिंपल रूल है इसका कि एब्जॉर्बिशन जो होता है ना वो ग्रेटर होता है इमिशन से। ठीक है, इसके बाद एनर्जी गेन जो होता है, एनर्जी गेन इमिशन जो होता है वो ग्रेटर होता है एब्जॉर्बिशन से। ठीक है, और एनर्जी लॉस जो होता है ना वो क्वेश्चन डायरेक्ट बेसिक एनर्जी लॉस का क्वेश्चन जो होता है ना वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है, इसीलिए यहाँ पर जो होगा व्हेन इट एब्जॉर्ब्स मोर रेडिएशन देन इट्स इमिट्स, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है कि व्हाट डज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑन डिमांड पीएफडी मेजर इन ए सेफ्टी सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन आसान भाषा में समझते हैं कि पीएफडी जो है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑन डिमांड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑन डिमांड जो है पीएफडी क्या मेजर करता है, बस यही क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली मेजर करता है द लाइकलीहुड एट दैट ए सिस्टम विल फेल टू परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन अपॉन डिमांड। और सभी ऑप्शंस को भी आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग समझते हैं ये जो लाइकलीहुड जो ऑप्शंस बी करेक्ट है, लाइकलीहुड सिस्टम जो कि दैट फेल्स परफॉर्म्स इट इंटेंडेड फंक्शंस अपॉन द डिमांड, ये क्यों, बेसिकली पीएफडी है क्या। देखिए पीएफडी बताता है कि जब सिस्टम को काम करना चाहिए तब उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यही बताता है पीएफडी। आराम से समझिएगा, बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट मैं बातों को बता रहा हूं। अगर आप चाहें तो आप सिंपल तरीका से आराम से आसान भाषा में अपने देसी लैंग्वेज में आप अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं कि पीएफडी जो है यह बताता है कि जब सिस्टम जो काम कर रहा है उसका फेल होने की पॉसिबिलिटी कितनी है या प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, यही चीज है। और सेफ्टी सिस्टम एनालिसिस में ये बहुत क्रिटिकल पैरामीटर्स है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंप्रेसर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहां पर कहता है कौन सा फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंप्रेसर जो है जो कि नहीं मैच कर रहा है विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, यही क्वेश्चंस है। आसान भाषा में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो कंप्रेसर के बारे में कौन सा मैच जो है यहां पर इनकरेक्ट है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर यूज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म विथ इंटरलॉकिंग हेलिकल स्क्रूज विथ रोटेट इन द सेम डायरेक्शंस टू कंप्रेस एयर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए जो ये रोटरी स्क्रू कंप्रेसर में स्क्रू जो होता है ना वो अपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं, सेम डायरेक्शंस में इसमें रोटेट नहीं करता है। तो एग्जामिनर ने बेसिकली यही ट्रैप डाला ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और गलत कर दें आंसर को। तो यहाँ पर जो थोड़ा सीरियस होकर के क्वेश्चंस को पढ़े होंगे वो चीज़ों को समझ करके ऑप्शन नंबर सी ही टिक किए होंगे। और देख लेते हैं जिनका आंसर की है उन्होंने भी सही ऑप्शन टिक किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट एंड द ओवरऑल फ्लूइडिटी ऑफ ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब ये क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट क्या होता है, सब कुछ के बारे में हमने डिटेल में बताया भी है, आप सभी को समझाया भी है, और क्लासेस में मैं बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूँ आप सभी को, ताकि कन्फ्यूजन्स आप सभी को किसी भी पॉइंट पे सब्जेक्ट और टॉपिक से रिलेटेड तो ना ही हो। ठीक है, तो इसीलिए तो आप अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही हाई एनर्जी के साथ सॉल्व करते हैं। और जब वो आंसर्स लगता है कि मुझे क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आपको फील आता है ना कि ये आंसर्स हमें पता है, ये ऑप्शंस जो है ना करेक्ट होगा 100%, वो फील
जब आप करते होंगे तो बेसिकली लगता होगा कि हाँ मैं भी कुछ जानता हूँ, और वही फीलिंग इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये एक पॉजिटिव वाइब्स देता है। आप स्टार्टिंग में एग्जाम में भी, मैं आप सभी को जब स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैसे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो मैं बताता हूँ पहले वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा जो आपको अच्छे से आते होंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना कि माइंड में डोपामाइन भी उसी तरह से रिलीज होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है, अरे हमने 4 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, सही से कर लिया, आगे 5वां भी मैं अच्छे से कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस आपका 5वां क्वेश्चन भी सही करा देता है कभी कभी। तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चंस के आंसर्स को भी समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक इसी बीच आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल बातें बोल देता हूं, ठीक है। सिलेक्शन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं होती है, ये एक बात को याद रखिएगा कि सिलेक्शन किसी एक दिन की मेहनत से नहीं होती है, ये रोज के डिसिप्लिन का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये रोज के डिसिप्लिन का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसीलिए आज से ही लग जाइए और रोज आप डिसिप्लिन में बेसिकली प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए चीज़ों को, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। और IOCL में आप सभी लोग जानते हैं बहुत फास्टली होती है सारे प्रोसेस है। एक साल में 4-5 वैकेंसीज आप सभी को देखने को मिल गई है 1 ईयर में पूरा 2025 में। 2026 में भी पाइपलाइन डिविजन्स में हो सकता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 का फिर से वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाए। इसीलिए तैयारी जम के करिए, अच्छे से करिए, बेहतर ढंग से करिए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट और ओवरऑल फ्लूइडिटी के बारे में यहाँ पर बातें हैं। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की फ्लूइडिटी के बीच जो है सही रिलेशन क्या होता है, यही पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट आंसर है कि द पोर पॉइंट इज ऑलवेज हायर देन द क्लाउड पॉइंट। तो एक रिलेशन ये है। दूसरा, एज इट रिफ्लेक्ट्स द लोएस्ट टेम्परेचर, जैसे कि ये लोएस्ट टेम्परेचर रिफ्लेक्ट करता है एट विच द प्रोडक्ट कैन स्टिल फ्लो आफ्टर वैक्स कैटेलाइज्ड हैव फॉर्म्ड, ठीक है। तो कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन पेट्रोलियम प्रॉपर्टीज का क्लासिक कॉन्सेप्ट है। और सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ डेफिनेशन से कि क्लाउड पॉइंट क्या होता है, क्योंकि सभी को अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगा तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे बेहतर ढंग से, है कि नहीं। तो क्लाउड पॉइंट क्या होता है, पहले ये इसको समझते हैं। देखिए क्लाउड पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पहली बार वैक्स क्रिस्टल्स दिखाई देने लगते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि क्लाउड पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पहली बार वैक्स क्रिस्टल्स दिखाई देने लगते हैं, जबकि पोर पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां ऑयल फ्लो करना बंद कर देता है। इसीलिए लॉजिकली भी समझिए कि पहले वैक्स दिखेगा फिर फ्लो करेगा, मतलब क्लाउड पॉइंट पहले आएगा और इसके बाद पोर पॉइंट आएगा, यानी कि पोर पॉइंट बाद में आएगा। इसीलिए पोर पॉइंट हमेशा क्लाउड पॉइंट से क्या होगा, हायर टेम्परेचर पर होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन समझने के बाद, सुनने के बाद इस क्वेश्चन को लेकर के पूरा क्लियरिटी आ गई होगी आप सभी को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। इसको थोड़ा सा देखिएगा, एक कुछ कमेंट आए हुए हैं, थोड़ा सा पढ़ लेता हूं मैं। क्या है कमेंट? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन से रिलेटेड जो है यहां पर क्या है कि एक ए पंप अराउंड इज अ कूल्ड वैक्यूम डिस्टिलेट, मतलब सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहां पर दिया गया है कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है ए पंप अराउंड इज अ कूल्ड वैक्यूम डिस्टिलेट stream returned to the column to control its heat load। बेसिकली इसमें सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो सब ऑप्शंस को आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। आसान भाषा में अगर मैं इसे समझाऊं तो वैक्यूम डिस्टिलेशन क्वेश्चंस पहले क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट आपका सही है।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना रिफाइनरी फ्लो स्कीम का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 जो है क्या कहता है कि पंप अराउंड हीट लोड कंट्रोल करने के लिए बेसिकली यूज होता है, जो कि पहला नंबर स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कहता है लिक्विड प्रोपेन इज यूज्ड इन प्रोपेन डिसफेल्टिंग फॉर एक्सट्रैक्टिंग हाइड्रोकार्बन ऑयल फ्रॉम वैक्यूम रेसिड्यू। मतलब क्या, ये जो बेसिकली आपका डी एसफेल्टिंग है, ठीक है, डी एसफेल्टिंग में लिक्विड जो प्रोपेन यूज होता है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट है वैक्यूम डिस्टिलेशन इज फॉलोड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शंस टू एडजस्ट द ऑयल्स विस्कोसिटी इंडेक्स बाय द पार्शियली रिमूविंग हाई विस्कोसिटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मतलब कि वैक्यूम डिस्टिलेशन के बाद जो होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूव किया जाता है, जो कि बात सही है। फोर स्टेटमेंट है द पोर पॉइंट ऑफ यहां पर जो है ल्यूब ऑयल इज एडजस्टेड बाय द रिमूविंग वैक्स फॉर्मिंग हाइड्रोकार्बन्स थ्रू लो टेम्परेचर फ्रीजिंग एंड सेपरेशन यूजिंग सॉल्वेंट्स लाइक मिथाइल इथाइल कीटोन। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि डीवैक्सिंग प्रोसेस से पोर पॉइंट कंट्रोल जो होता है किया जाता है। तो इसीलिए ये चारों जो है इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड के स्टेप्स हैं, इसीलिए करेक्ट जो ऑप्शंस है, करेक्ट जो आंसर है वो आपका सी नंबर है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। समझ में आ गई बातें? देखिए, रिफाइनरी का फ्लो समझ आया ना आप सभी को? तो एग्जामिनर चाहे जैसा घुमा ले, आंसर आपका ही होगा। ठीक है, तो इस बात का याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है कि व्हाट इज द इनिशियल स्टेप इन द प्राइमरी क्रैकिंग ऑफ पैराफिन्स इन एफसीसी। मतलब एफसीसी का क्रैकिंग के लिए पहला इनिशियल स्टेप्स क्या होता है? सिंपल भाषा में एफसीसी में पैराफिन्स की प्राइमरी क्रैकिंग का इनिशियल स्टेप्स क्या है, स्टार्टिंग का स्टेप्स क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियम आयन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए एफसीसी जो होता है ना एक एसिड कैटालाइज्ड होता है, एसिड कैटालाइज्ड क्रैकिंग प्रोसेस है। बेसिकली एफसीसी जो है क्या है? एसिड, एफसीसी एक एसिड कैटालाइज्ड क्रैकिंग प्रोसेस है। और यहां जो होता है ना रिएक्शन फ्री रेडिकल से नहीं बल्कि कार्बेनियम आयन मैकेनिज्म से होता है। तो सबसे पहले पैराफिन्स मॉलिक्यूल्स जो होता है ना वो बेसिकली कार्बेनियम आयन बनाता है। उसके बाद बेसिकली जो है ना यहाँ पर आगे के स्टेप्स को फॉलो करता है। ठीक है, और बाकी रिएक्शंस जो होता है ना वो फॉलो करता है। इसीलिए इनिशियल स्टेप में कार्बेनियम आयंस जो होता है ना वो फॉर्मेशंस होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा फॉर्मेशंस ऑफ कार्बेनियम आयन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट रेट। LTAR फाइंड करने के लिए कौन से फॉर्मूला का यूज किया जाता है? तो फॉर्मूला जस्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है आप सभी से एग्जाम में। ठीक है, कि जो LTAR फॉर्मूला है वो क्या है, यही पूछा गया है जस्ट। तो देखिए LTAR सेफ्टी इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड इंडिकेटर के रूप में बेसिकली यूज किया जाता है। फॉर्मूला जो होता है ना LTAR इज इक्वल टू ये होता है टोटल वर्किंग आवर्स इनटू 100 और बाय में नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट होगा। नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट इनटू आपका यहां पे 10 लाख बाय टोटल आवर वर्कड होता है। ठीक है, क्लियर है? यहां पे इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बेसिकली सी जो है यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, एग्जामिनर जो है ना यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्मूला मेमोरी चेक करता है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। टोटल वर्किंग आवर्स इनटू 100 बाय में होता है नंबर ऑफ टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सी गलत है।
ठीक है, इस आंसर पे चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत आंसर है। ठीक है, हमने आप सभी को स्टार्टिंग में भी बताया कि फॉर्मूला जो होता है टोटल वर्किंग आवर्स इनटू में होता है 100 और बाय में नंबर ऑफ लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट होता है। इस बच्चों का सही आंसर था जो इन्होंने टिक किया है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर की में चैलेंज करने के बाद इनका 1 मार्क्स बढ़ जाता अगर चैलेंज किए होंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर द रिस्क मैनेजमेंट प्लान यानी कि RMP बट नॉट अंडर द प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट PSM प्रोग्राम। किसके अंदर है ये? तो देखिए यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान यानी कि RMP में क्या रिक्वायर्ड है जो PSM में नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिस्क असेसमेंट। ठीक है, PSM जो होता है ना वो मेनली ऑन साइट सेफ्टी पर फोकस करता है। ठीक है, जबकि RMP जो होता है ना ये ऑफ साइट इंपैक्ट यानी कि पब्लिक और इन्वायरमेंट की सेफ्टी को कवर करता है। इसीलिए RMP में फॉर्मल रिस्क असेसमेंट मैंडेटरी होता है, तो इसीलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हेन परफॉर्मिंग ए जॉब हजार्ड्स एनालिसिस विच क्वेश्चन हेल्प्स टू डिटरमाइन द पोटेंशियल सेवेरिटी ऑफ एन एक्सीडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल में कहता है कि जॉब हजार्ड एनालिसिस को हम लोग शॉर्टकट में झा बोलते हैं। ठीक है, वो झाजी वाला झा नहीं, ठीक है, सिंपल में JHA। ठीक है, लगता तो है झा ही पढ़ के। ठीक है, तो यहां पर जो है जॉब हजार्ड एनालिसिस में सोवरिटी डिटरमाइन करने के लिए कौन सा बेसिकली यहां पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए यही पूछा गया है। तो व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सेवेरिटी जो होता है ना वो हमेशा रिजल्ट से जुड़ी होती है। एक्सीडेंट हुआ तो कितना नुकसान हुआ, इंजरी, फैटेलिटी, प्रॉपर्टी लॉस, या यही सेवेरिटी डिसाइड करता है। इसीलिए सही क्वेश्चन जो होता है ना वो है कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा डी यहां पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आप सभी के लिए यहां पर कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन primarily occurs during the thermal cracking involving the formations and interactions of free radicals। ठीक है, कि कौन से रिएक्शन primarily occurs होता है थर्मल क्रैकिंग में, कौन सा रिएक्शन जो होता है मैकेनिज्म होता है, यही चीजें पूछा जा रही है। तो इसका कैटालिटिक रिएक्शन है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन है। विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली आप सभी का थर्मल क्रैकिंग हाई टेम्परेचर बेसिकली होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। क्यों होगा? क्योंकि थर्मल क्रैकिंग हाई टेम्परेचर प्रोसेस जो है और कैटालाइस्ट जो जिसमें बेसिकली इन्वॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं फ्री रेडिकल्स के थ्रू। इसीलिए डोमिनेंट मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल चेन जो है रिएक्शंस के थ्रू होता है। तो मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोपैराफिन्स इन क्रूड ऑयल आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है यहां पर क्रूड ऑयल से रिलेटेड करेक्ट है? तो 1, 2 एंड 3 है। 4 हाईली ब्रांच्ड पैराफिन्स प्रीडोमिनेट ओवर स्लाइटली ब्रांच्ड पैराफिन्स जो कि है नहीं होगा। ठीक है, तो बाद बाकी सारा सही है 1, 2, 3। तो 18 नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका सिंपल है कि क्रूड ऑयल में आइसोपैराफिन्स को लेकर कौन से स्टेटमेंट सही है, दैट्स ऑल। ठीक है, और आंसर्स 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देखिए क्रूड ऑयल में जो होता है ना स्लाइटली ब्रांच्ड आइसोपैराफिन्स जो होता है ना वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, और हाईली ब्रांच्ड पैराफिन्स जो होता है वो नेचुरल क्रूड में
रेयर होता है, इसीलिए स्टेटमेंट 4 जो है ना वो गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज द फ्लो फ्रॉम 250 टू 300 जीपीएम एडिशनल सक्शन प्रेशर इज नीडेड if we increase the pressure by partly closing the back pressure control valve. This will quickly increase the pressure in the drum from 10 to 15 जो है यहाँ पे, and the pressure at the sections of the pump from 15 to 20. Which of the following changes will take place? तो यहाँ पर कौन सा जो यहाँ पे चेंजेस होगा वो होगा, देखिए सक्शन प्रेशर बढ़ाने पर एनपीएसएच के साथ क्या होगा, यही है क्वेश्चन। देखिए अवेलेबल एनपीएसएच जो होते हैं ना वो इंक्रीज करेंगे, ऑप्शन नंबर डी जो होगा, इस ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सफिशिएंटली इंक्रीज्ड एंड सपोर्ट दिस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका आई थिंक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में भी गलती पकड़ाया गया, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सक्शन प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो भी है बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लगता है एसके ट्यूटोरियल से ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अवेलेबल जो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जब भी एनपीएसएच जो होता है ना वो डायरेक्टली सक्शन प्रेशर पर बेसिकली ये डिपेंड करता है, और सक्शन प्रेशर बढ़ेगा तो वेपोराइजेशन का चांस क्या होगा, कम होगा, और अवेलेबल एनपीएसएच जो होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए इंक्रीज्ड फ्लो सपोर्ट क्या होगा, वो इंक्रीज्ड फ्लो सपोर्ट होगा। इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ना कि डी होगा। तो सारा आंसर जो है ना हम लोग को आंसर की में भी करेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशंस कर रहा हूँ, विथ रीजन भी आप सभी को बता रहा हूँ, तो इस चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रखिएगा। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन्स हो अगर तो आप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख करके पूछ सकते हैं। इंस्टेंटली लाइव सेशन है तो आप सभी लोगों का मैं कॉमेंट भी बीच बीच में देखते रहता हूँ, इसीलिए आप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख करके अवश्य पूछिए, जो भी कहीं पर दुख तकलीफ हो, कोई समस्याएं हो तो। ठीक है, कुछ कमेंट ले लेता हूं, तब तक जो कैंडिडेट क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स बताएंगे आप सभी लोग। मैं थोड़ा सा चैट देख लेता हूं कि सर जनरल के लिए 27 प्लस एज है, नहीं है जनरल के लिए, जनरल के लिए 26 ईयर्स ही एज रखी गई है, एज ए स्टाइल। और यस वी वांट टू इंक्रीज एज रिलैक्सेशन इन IOCL JEE। तो अगर आप चाहते हैं इंक्रीज करने के लिए एज में रिलैक्सेशन हो तो क्या कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है बताइए। हमारा चैनल क्या हमारे आवाज़ उठाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर आप कहते हैं कि हाँ फ़र्क पड़ेगा, हमारे आवाज़ में दम है, तो डेफिनेटली कोशिश करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि नोटिफिकेशंस आ गई है तो इसमें कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो पाएगी, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि एज में रिलैक्सेशन तो OBC वालों को दिया ही गया है, मतलब रिजर्व कैटेगरी दिया ही गया है, अनरिजर्व को नहीं। ठीक है, इस बार का सिलेबस क्या है, हर बार सिलेबस चेंज थोड़े ना होती है, सेम है वही सिलेबस। कोई बैच चल रहे हैं भाई, बैच के लिए क्या मैं बताऊं, हर समय बैच के बारे में बताता हूं, सही नहीं लगता है। आप सभी लोग जो है समझा करिए, हर समय बैच में बेचना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग बार बार पूछते हैं तो लगता है कि बैच का ही प्रमोशन मैं करते रहूं। आज मैं तो नीचे में जो चलते रहता है लिख करके IOCL HPCL BPCL सेल बैच में जुड़ने के लिए डाउनलोड करिए SK ट्रेल ऐप, वो सब भी नीचे नहीं चल रहा है आज, वो भी हटा दिया हूँ आज। हाँ तो बैच हैं हमारे SK ट्रेल ऐप पर अवेलेबल हैं, ज्वाइन हो जाइए, आराम से तैयारी करिए बेहतर ढंग से। वहाँ पर तो और भी क्लासेस होंगे, यूट्यूब पे सारे क्लासेस तो संभव नहीं हो पाती लेना, क्योंकि बैच में जो भी कैंडिडेट फी दे करके ज्वाइन हुए होते हैं उसको वहाँ पर रेगुलर क्लासेस होना ज़रूरी है। और यूट्यूब तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बेसिकली ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग जब फ्री रहते हैं तो आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आते रहते हैं और लेकर के आते रहेंगे, लेकिन जो बैच में जुड़ जाते हैं तो फिर हम लोग कंसीडर करते हैं कि यू आर द वेरी सीरियस स्टूडेंट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस, तो दैट्स वाई वहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस होती है।
चलिए बिना टाइम को अब वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अब आगे। जिन भी कैंडिडेट को बैच में जोड़ना हो वो सभी कैंडिडेट जो है बहुत ही आराम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कहाँ पर? एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। एसके ट्यूटोरियल ऐप पे आपको बैच में जुड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा एसके ट्यूटोरियल ऐप को, एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग IOCL का कोई भी पोस्ट के लिए वैकेंसी जाए आप तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर एडमिशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन कन्फ्यूजन्स रहेंगे वो सारे क्लियर कर देगी। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई आप सभी के लिए बैच से संबंधित। ठीक है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस BSc हो या फिर केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो या कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो, आप बैच को ले सकते हैं। हमारे ऐप पे अवेलेबल रहती है सभी बैचेज। ठीक है, चले आए यहाँ पे हम लोग अब टॉपिक पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, ये सिंपल में क्या कह रहा है आप सभी से कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज। ठीक है, यानी कि गैस का जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो क्या कहलाता है, यही क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सिंपल ही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। ठीक है, देखिए आपको आसान भाषा में समझा देता हूं कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब होता है गैस में प्रेजेंट मॉइस्चर मैक्सिमम पॉसिबल मिक्सचर के कंपैरिजन में कितना है। समझ में आई बात? समझ में आ गई? और यही जो होता है यही डेफिनेशंस है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो इसीलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डर खत्म है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डर खत्म है, और डर खत्म है तो सिलेक्शन दूर नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन लगता है कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहती है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझ करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस में दम नहीं है। हमें तो लगता है कि सारा क्वेश्चन जो है ठीक लेवल का है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ा होगा तो वो बेसिक टू कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट है। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लग सकता है किसी कैंडिडेट को, लेकिन इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहते हैं। ठीक है, हाँ ये मैं कहूँगा कि सिर्फ किताबी क्वेश्चन नहीं रहता है यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉम्बो रहता है, दोनों का मिला हुआ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर BSc किए हुए कैंडिडेट सोचेंगे कि हमने BSc केमिस्ट्री से किया है तो क्या सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, हमने फिजिक्स से BSc किया है वो वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मैथ्स वाले भी एलिजिबल हैं। इस बार क्या मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे? नहीं भाई, सभी के लिए यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, खैर आते हैं चलिए टॉपिक पे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U। कौन सा जो ऑप्शंस है यहाँ पर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए जो है बेसिकली सही नहीं है, यही बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर की में लिखी गई है द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर गैस टू गैस हीट एक्सचेंजर इज अबाउट 10,000 यहाँ पे W पर मीटर जो है डिग्री सेल्सियस दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर B जो है यहाँ पर दी गई है। देखिए हीट ट्रांसफर में भी हमने आपको बहुत सारे MCQ क्वेश्चन कराए हैं हीट ट्रांसफर चैप्टर के, वहां पर हमने सब कुछ बताया है। और हीट ट्रांसफर में जो है ना थंब रूल को आप सभी लोग याद रखिए। गैस टू गैस हीट एक्सचेंजर में U जो होता है ना वो बहुत ही लो होता है, और लिक्विड से लिक्विड या कंडेंसेशन केसेस में U जो होता है ना वो बहुत ही हाई मिलता है। तो यहाँ पर 10,000 पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस जो है जैसे वैल्यू जो है गैस टू गैस के लिए रियलिस्टिक नहीं है। बाकी स्टेटमेंट जो होता है ना वो फॉलिंग से U घटता है, लेकिन फिन्स लगाने से जो होता है ना इफेक्टिव हीट ट्रांसफर बढ़ता है, और ओवरऑल U जो होता है ना वो अक्सर स्मॉलर H से डोमिनेटेड होता है। तो ये सब करेक्ट है, लेकिन इसीलिए नॉट जो है ना बेसिकली करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो नॉट करेक्ट ऑप्शन में ऑप्शन नंबर B जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलें इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि व्हिच एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर वेस्ट मिनिमाइजेशन इन रिफाइनरीज फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट्स थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। मतलब क्वेश्चन है आप सभी के लिए सिंपल सा कि रिफाइनरीज
में वेस्ट मिनिमाइजेशन की कौन सी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेस्ट को वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैसिफिकेशन। ठीक है, गैसिफिकेशन में बेसिकली वेस्ट को कंट्रोल्ड ऑक्सीजन स्टीम के साथ कन्वर्ट करके सीन गैस, मतलब सीन गैस समझते हैं क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं CO, सीन गैस जो होती है CO प्लस H2। ठीक है, ठीक है, कार्बन प्लस H2 सीन गैस बनाई जाती है, और यही सीन गैस जो होते हैं ना आगे फ्यूल या केमिकल्स के रूप में यूज हो सकता है, और इंसिनरेशन एनर्जी रिकवरी करती है यही, और कन्वर्जेंस तो यहाँ पर केमिकल्स नहीं है, कन्वर्जेंस टू केमिकल्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो गैसिफिकेशन होगा। क्लियर हो गया? चले अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिफाइनिंग यूनिट्स यूज्ड इन एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ इट्स प्राइमरी फंक्शंस। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, एलपीजी स्प्लिटर सेपरेट्स मीथेन एंड इथेन फ्रॉम एलपीजी। ठीक है, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये तो आंसर की में आंसर दी गई है। क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन से जुड़े रिफाइनिंग यूनिट्स में कौन सा मैच इनकरेक्ट है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर दी गई है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलपीजी स्प्लिटर। एलपीजी स्प्लिटर का काम होता है बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग करना। किसको? प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग करना। मीथेन और इथेन तो एलपीजी का हिस्सा ही नहीं है। बाकी यूनिट्स जो होता है डी इथेनाइजर, एमीन, एब्जॉर्बशन, स्टेबलाइजेशन अपनी फंक्शंस के साथ बेसिकली करेक्टली मैच करता है, इसीलिए इनकरेक्ट मैच जो है ना ये ऑप्शन नंबर बी है, इनकरेक्ट मैच है। तो इसीलिए यहाँ पर इन बातों को याद रखिएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक नॉलेज टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक नॉलेज है कि इन्हीं के पास तो क्वेश्चन सब बनेगा इससे ही। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इज प्रोपिलीन क्लासिफाइड एज। किस टाइप के पॉलीमर को प्रोपिलीन क्लासिफाइड किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, फाइबर, या यहां पर आपका इलास्टोमर। ठीक है, बताइए इसका आंसर आप सभी को, किन्हीं को अगर पता है तो। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं चैट सेक्शंस में भी। सर आईटीआई जूनियर ऑपरेटर की क्लास अवेलेबल होती है क्या? बिल्कुल अवेलेबल होती है। आप हमारे एसके ट्रेल ऐप को डाउनलोड करके चेक कर लीजिए। जूनियर ऑपरेटर का, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, इंजीनियरिंग ऑफिसर सभी के बैचेज अवेलेबल है। जूनियर ऑपरेटर की क्लासेस चाहिए तो आप एसके ट्रेल ऐप को डाउनलोड करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और अभिषेक भारद्वाज, अगर आपका कॉल का रिस्पांस नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे, अगर कॉल का रिस्पांस नहीं आ रही है तो। ठीक है, 7903200795। बैच से संबंधित किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करिएगा। अगर कॉल नहीं रिसीव होती है रेयर केस में तो आप इस नंबर पे ही व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, रिप्लाई मिल जाएगी आप सभी को। ठीक है, और या नहीं तो सिंपल में आप सीधा गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, या ऐप को भी लॉगिन करेंगे तो वहां पर भी चैट का फैसिलिटी रहता है, वहां पर भी चैट में आप भेजेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आप सभी लोग इस चीज को मन में समझ लीजिए, सेट कर सकते हैं। IOCL मतलब एसके ट्यूटोरियल। IOCL में सिलेक्शन चाहिए तो एसके ट्यूटोरियल में आराम से कोर्स ले लो और अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शंस हो ही जाएगा। हो सकता है अच्छे से तैयारी नहीं हुई तो इस बार नहीं होगा, लेकिन अगले बार होगा। और एक साल में 3-4 बार वैकेंसीज IOCL में देखने को मिल ही जाती है, तो आपका तैयारी कभी भी बर्बाद नहीं जाएगा, ये बात को याद रखिएगा। और एक साल में सिर्फ IOCL में ही वैकेंसीज नहीं आता है,
250 250 प्लस पीएसयूज हैं जिसमें लगातार वैकेंसीज हम सभी को देखने को मिलते रहती है। ठीक है, तो एक बार अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो किसी ना किसी पीएसयूज में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ना हम लोग आप सभी के लिए पीएसयू क्रैकर्स बैच को लाए थे, और पीएसयू क्रैकर्स बैच में बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ करके वहां से प्रिपरेशंस कर भी रहे हैं और उनको बहुत फायदा भी मिलेगा जब वैकेंसी जाएगी और सिलेक्शंस लेंगे तो, और कुछ कैंडिडेट को मिल भी रहा है फायदा। तो इसीलिए अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छे से वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ बैच में इनरोलमेंट लें, मतलब बैच बार बार खरीदने का झंझटे खत्म हो जाए और सारा एग्जामिनेशंस का तैयारी एक ही बैच से हो, ऑल इन वन बैच हो, जिससे सारा पीएसयू का तैयारी हो जाए अच्छे से, तो आप सभी लोग हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं। तो सिंपल में पीएसयू क्रैकर्स बैच में भी जुड़ने के लिए आप लोग जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को। ऐप पे सारा बैचेज अवेलेबल है, और अधिक जानकारी के लिए वही हमने जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर लिखा है आपको, उसी नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, यानी तो व्हाट्सएप पे भी पीएसयू क्रैकर्स बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और उस बैच में जुड़ने का फायदा यही है कि वो बैच आती है आपका अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, मतलब कि वो बैच एक्टिव तब तक रहेगा जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, टिल योर सिलेक्शन वो बैच एक्टिव रहेगा। तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, रेदर देन बाइंग डिफरेंट बैचेज। जब जब वैकेंसी जा रहे हैं, आज यहाँ से ये बैच खरीद लिए, कल वहाँ से ये बैच खरीद लिए, एक बैच खरीद लिए, परसों दूसरे जगह से बैच खरीद लिए, बैचें ही खरीदते रहेंगे क्या? एक जगह से पढ़िए, एक जगह बैच खरीदिए और अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा करके तैयारी करिए, सिलेक्शन होगी। ठीक है, इधर उधर करने से नेक्स्ट अलग अलग वैकेंसीज, अलग अलग नौकरी का तैयारी करने से सिलेक्शंस नहीं होने वाली है। एक जगह जब तक आप स्टिक होकर के नहीं लगेंगे, अच्छे से खुद को नहीं झोंकेंगे, तब तक सिलेक्शंस नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का। यहाँ हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, और कोई भी कैंडिडेट ये सोच के तैयारी नहीं ना कर रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, सबको ये सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो कॉम्पिटिशन तो ऑब्वियस ही बातें हैं, हाई है। तो आपका सिलेक्शन कब होगा? जब आप खुद अस्थिर होंगे। आप अस्थिर हैं और टारगेट को मन में रख करके जो है बेहतर ढंग से उस टारगेट को अचीव करने के लिए डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली कुछ नया सीख रहे हैं, देन आप डिजर्विंग कैंडिडेट बनेंगे, देन आपका सिलेक्शन होगा, एक दिन ऐसा आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ पर समझते हैं हम सभी लोग। यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपल था कि पॉलीमर जो है ये प्रोपिलीन जो होती है, प्रोपिलीन किस टाइप का पॉलीमर है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते है ये। देखिए पॉलीप्रोपिलीन जो होता है ना, हीट देने पर जो होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। पॉलीप्रोपिलीन जो होता है हीट देने पे वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और कूलिंग करने पर फिर से सॉलिड बन जाता है। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल बिहेवियर होता है, और यही डेफिनेशन है थर्मोप्लास्टिक की। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर that differentiate higher density polyethylene HDPE from low density polyethylene LDPE। ठीक है, तो इसमें जो है बताता है आपका बेसिकली पूछ रहा है कि क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द क्रिस्टलिनिटी एंड ब्रांचिंग ऑफ द पॉलीमर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें अकेला डिसिसिव फैक्टर्स नहीं होता है, इसीलिए की डिफरेंशिएटर जो होता है ना वो क्रिस्टलिनिटी एंड ब्रांचिंग होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा और इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए पॉलीमर की चेन जैसे डिसिप्लिन भी रखा करो आप सभी लोग। ब्रांचिंग ज्यादा हुई तो स्ट्रेंथ गिरती है। देखिए केमिकल इंजीनियरिंग से भी हम लोग बहुत मोटिवेशनल वाला चीजें सीख सकते हैं कि पॉलीमर की चेन जैसी डिसिप्लिन रखो, लीनियर डिसिप्लिन रखो। ब्रांचिंग ज्यादा रखोगे तो स्ट्रेंथ गिर जाएगा। एग्जाम हो या लाइफ, रूल सेम है, इसीलिए इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू कोहेन एंड कून्स मेथड हाउ इज द डेड टाइम
TD एस्टिमेटेड, कैसे जो है कोहेंस एंड कून्स मेथड्स के थ्रू इसको फाइंड की जाती है। कोहेंस एंड कून्स मेथड में जो है डेड टाइम जो होती है TT कैसे एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा एज द टाइम इलेप्स्ड अंटिल द सिस्टम रिस्पॉन्डेड टू द इनपुट चेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। मतलब टाइम इलेप्स्ड जो होगा अंटिल सिस्टम रिस्पॉन्ड। अगर मैं इसको स्टेप वाइज समझाऊं तो स्टेप इनपुट देने के बाद आउटपुट में जो रिस्पॉन्स आने से पहले का डिले होता है ना, वही डेड टाइम कहलाता है। और डेड टाइम को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्लोप एट द इन्फ्लेक्शन टाइम जो होता है ना वो कांस्टेंट से जुड़ा होता है और डेड टाइम से नहीं, इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा ना ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ डज द सेंसिटिविटी ऑफ द कंट्रोलर्स एक्टिवेटिंग सिग्नल्स टू डेविएशंस ET चेंज विथ एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शनल गेन के। यही है क्वेश्चन कि प्रोपोर्शनल गेन के बढ़ाने पर कंट्रोलर सिग्नल की सेंसिटिविटी डेविएशन के प्रति कैसे बदलेगी, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी, सेंसिटिविटी बिकम 0 हो जाएगी, सेंसिटिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंसिटिविटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। देखिए प्रोपोर्शनल कंट्रोल में जो आउटपुट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के का और इनटू ईरर का। तो यानी कि अगर इसे मैं मैथमेटिकली आप सभी के लिए लिखूं, आप सभी के लिए यहाँ पर मैथमेटिकली मैं अगर लिखूं तो सिंपल में इसे लिख सकते हैं हम लोग आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और ये जो है बेसिकली इनटू में होता है ईरर का, के इनटू में ईरर का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये आउटपुट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है के का इनटू में है ईरर का। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही कि के अगर बढ़ेगा तो बेसिकली सेम ईरर पर रिस्पॉन्स ज्यादा तेज हो जाएगा। सेम ईरर अगर आया तो रिस्पॉन्स जो होगा वो ज्यादा तेज हो जाएगा, और यानी कि सेंसिटिविटी जो होगा वो बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बस ये बातों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट द फॉलोइंग एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन रीजन दी गई है, यहाँ पर दो बातें बताई गई है एसर्शन रीजन के थ्रू। ठीक है, तो दोनों को समझते हैं। पहला नंबर ऐसे जो आपका है, कहते हैं द यील्ड ऑफ पैराफिन आइसोमराइजेशन इज लोअर देन यूजिंग जियोलाइट कैटालाइस्ट। ठीक है, यानी कि जियोलाइट कैटालाइस्ट के साथ है पैराफिन्स आइसोमराइजेशन यील्ड कम होती है। पहला रीजन यही है, मतलब एसर्शन है, मतलब कथन है। रीजन में जियोलाइट आइसोमराइजेशन कैटालाइस्ट्स ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर एंड आर लेस सेलेक्टिव। रीजन में है कि जियोलाइट जो कैटालाइस्ट है वो हायर टेम्परेचर पर बेसिकली ये ऑपरेट करता है और लेस सेलेक्टिव होता है। तो ये आपको कथन और रीजन दिया गया है। अब इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर यहां पर सी। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो है ये सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी का जो आंसर है वो गलत है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। कहेंगे सर क्यों? यहां पर ए जो है ये ट्रू है, लेकिन आर जो है ना वो फॉल्स है। क्यों है वो मैं बताता हूं। देखिए जियोलाइट कैटालाइस्ट्स जो होते हैं ना हायर टेम्परेचर पर ऑपरेट करता है, और ये सही बात है, लेकिन लेस सेलेक्टिव कहना सही नहीं होगा। ठीक है, तो जियोलाइट सेप सेलेक्टिव होते हैं। यील्ड कम होने का कारण टेम्परेचर इफेक्ट्स और इक्विलिब्रियम लिमिटेशंस होता है। तो नॉट सिंपली सेलेक्टिव लॉस,
इसीलिए एसर्शन ट्रू है, रीजन जो है ना वहां यहाँ पर फॉल्स है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर डी सही किया है उसका आंसर सही होना चाहिए। अगर वो आंसर की में चैलेंज किए होंगे तो हो सकता है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिली होगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, नॉट ए सी करेक्ट आंसर, डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एक्सियल एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। यहां पर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूज रोटेटिंग impellers to increase air viscosity which is then converted into pressure, while axial compressor increase air pressure by forcing air through a series of rotating and stationary blades parallel to the axis। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस इतना बड़ा है देख कर कहीं लग रहा है कि कैसे बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को मैं सिंपल तरीका से आपको समझा देता हूं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर।